मैं हमेशा की तरह पूरी की पूरी थ्योरी मात्र एक पेज में लिख के लाया हूँ। मैं आपको बता दूं कि क्या क्या होने वाला है सेशन में। के बेस यानी कि कुछ मैं 10-12 मिनट की चर्चा करूंगा हमारे बेस डिस्कशन पे। उसके बाद शुरू होगी असर्शन रीजन बेस्ड चर्चा। फिर आएगी एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट, फिर जोड़ी बनाओ, फिर अनदेखे सवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और फिर हम देखेंगे पीवाईक्यू की वैल्यू, पीवाईक्यू की औकात के कितने टफ या कितने ईजी होते हैं पीवाईक्यू। ठीक है, चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं बिना किसी डीले के। करंट क्या होता है? करंट की अगर मैं डेफिनेशन पूछूंगा तो 99.9% बच्चे कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डेफिनेशन को गलत तो नहीं, लेकिन इनकम्प्लीट मैं जरूर कहूंगा कि ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। अगर आप करंट को रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो ये डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मिसिंग है, और वो है यूनी डायरेक्शनल। तो करंट इज सिंपली द रेट ऑफ यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसके इस फ्लो को हम लोग करंट कहते हैं। ठीक है सर, इस बात का क्या मतलब है, थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर में जब आपने कोई बैटरी नहीं लगाई है उस समय पे भी इलेक्ट्रॉन्स अपना मोशन कर रहे हैं। किस प्रकार का मोशन कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। यहां से वहां, वहां से यहां, इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना। कंटिन्यूअस मोशन इलेक्ट्रॉन्स का चल रहा है। लेकिन इस मोशन में देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी, लेकिन क्या यहाँ पे करंट है? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथ में एक मेटल है, जैसे मान लेते हैं कि ये मेटल है, मान के लेना ये है ही मेटल, है ना। तो इसको अगर मैं हाथ लगा रहा हूं तो क्या इस मुझे करंट लग रहा है? जी नहीं सर, नहीं लग रहा। लेकिन क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो है? बिल्कुल है। रैंडम डायरेक्शंस में मोशन तो इलेक्ट्रॉन कर ही रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसके कारण करंट जनरेट होता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन के यूनी डायरेक्शनल फ्लो के कारण, इलेक्ट्रॉन के यूनी डायरेक्शनल मोशन के कारण करंट जनरेट होता है। तो पहली बात हमने ये कह दी कि करंट क्या है? दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको आप लोग लिख सकते हैं दो तरीके से, एवरेज यानी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस यानी डी क्यू बाई डी टी, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे। दूसरी चीज आप ये कह सकते हैं इसके बारे में कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ या ना? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। द यूनिट इज एम्पियर, और डायमेंशंस बन जाएंगे m0 l0 t0 a की पावर 1। चैट में हाँ या ना? बिल्कुल सर, सही बात है। अब जैसा कि मैंने कहा कि जब किसी मेटल को आप कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल ना लगाओ, उस समय की चर्चा कर रहे हैं। ये मेटल है, मैंने अभी कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाई है। इस समय पे हम बात कर रहे हैं थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है जब कोई बैटरी नहीं लगी है तब भी? इसको जूम करके देखो, इसको माइक्रोस्कोप से देखो, इसको जूम करके जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर ऐसे भाग रहे हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्यों, किस लिए भाग रहे हैं, इनको एनर्जी कहां से मिल रही है भागने की? तो द रीजन इज दैट दे आर गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। इलेक्ट्रॉन एनर्जी कहां से गेन करता है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपने आसपास से गेन करता है। थर्मल एनर्जी जो वो आसपास से गेन कर रहा है उसके कारण वो रैंडम मोशन कर पा रहा है। आई रिपीट द स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन जो आस पास से, इर्द गिर्द से, रूम टेम्परेचर पे भी सराउंडिंग से जो एनर्जी गेन कर रहा है उसके कारण वो रैंडम मोशन कर पा रहा है। इसलिए हमने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन की जो कंप्लीट एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ड्यू टू द थर्मल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एंड थर्मल स्पीड कहां से मिली? आसपास की हीट से। तो हाफ एम वी स्क्वायर को आपने लिख दिया 3/2 के टी। अब यहां पे यदि मैं आपसे पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी का आंसर आएगा 0। रीजन बहुत ही सिंपल है। क्या रीजन है चैट में? कि इनकी डायरेक्शंस रैंडम है, इनके डायरेक्शंस रैंडम है। इस वजह से जो वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी, वो कितनी होगी? वो 0 होगी। हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन जब आप एवरेज स्पीड की बात करोगे, थर्मल स्पीड की बात करोगे, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, और इसकी वैल्यू आएगी 10⁴ मीटर पर सेकेंड की रेंज में। ओके, आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। इसके बाद जब आप कंडक्टर में बैटरी लगा देते हो तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 12वीं में हैं मैं उनको बता दूं कि ये बोर्ड्स में पूछा जाता है। जो बच्चे नीट के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, भाई ये पूरी चर्चा तुमको ध्यान से सुननी है। इस पे से 1001% तुमको नीट में सवाल देखने को मिलेगा। तुम अभी लिख के रख लो, नीट 2025 में मेरा वीडियो क्लिप लेके रख लो, स्टेटमेंट लेके रख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। नीट 2025 में आपको इस डिस्कशन में से एक सवाल मिलेगा। हो सकता है मैच द कॉलम मिल जाए, हो सकता है एक सवाल मिले। ठीक है, तो सुन लेना जरा ध्यान से।
आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे आपने एक बैटरी लगा दी। अब जब आपने इस पे एक बैटरी लगाई तो बड़ी सीधी सी बात है कि एक टर्मिनल आपका पॉजिटिव बन गया, एक टर्मिनल नेगेटिव बन गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज है, पॉजिटिव की तरफ भागेगा, नेगेटिव से दूर भागेगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया, तभी इलेक्ट्रॉन्स का यूनिडायरेक्शनल फ्लो शुरू हो गया, जिसके कारण इस कंडक्टर में अब करंट आ गया। अब सर ये हुआ कैसे? आपको मालूम है कि किसी भी कंडक्टर में जब पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो फोर्स कितना बना मेरे भाई? फोर्स बना F इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ E। फोर्स कितना बना मेरी जान? F इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ E, ये फोर्स है। अब यदि ये फोर्स है तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, सुनते चलना, एक्सेलरेशन कितना लगेगा? सर एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो हमने इसको मास से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया A इक्वल टू क्यू ई बाई एम। बोल जरा हाँ या ना? जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात। अब यहां से आपने लिख दिया कि Q क्या होता है? Q होता है चार्ज, हाँ या ना? होता है ना? चार्ज को क्या लिखते हो? N टाइम्स ऑफ E। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को आपने लिखा A इंटू L और Q को T से डिवाइड कर दिया, तो रिलेशन आया I इक्वल टू NeAVD। अगर किसी को समझ में नहीं आई मेरी बात तो मैं अगले पेज पे बता देता हूं हमने क्या किया। हमने लिखा चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। दूसरी टर्म आपके सामने थी स्मॉल n, जो कि थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को आपने लिख दिया एरिया इंटू लेंथ। अब यहां से आपने n की वैल्यू उठा के लिख दी n इंटू ए इंटू एल इंटू ई, दिस इज Q। इसको आपने T से डिवाइड कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन बन गया करंट I इक्वल टू N E A और L बाई टी क्या है? ये V है, यानी VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोल जरा हाँ या ना? बात ठीक है? डन है ना इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया। तो यहां से आपका एक्सप्रेशन आया है I इक्वल टू NeAVD। बहुत बढ़िया। अब VD क्या है मेरे भाई? VD है वेलोसिटी। V इक्वल टू U प्लस AT लगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन E बाई एम, और T जो है वो टाउ लिखा, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। इन दोनों एक्सप्रेशंस की मदद लूंगा, यहां पे से मैं VD को इक्वेट करूंगा और E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख दूंगा E इक्वल टू V इंटू डी या तो V इंटू एल। ठीक है? हाँ या ना? हेलो 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 हेलो, ठीक है ना बात? बिल्कुल। जैसे ये करोगे तुम्हें एक्सप्रेशन दिखेगा इस फॉर्मेट में, तुम्हें एक्सप्रेशन दिखेगा इस फॉर्मेट में, V इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। अब आपको रिलेशन पता है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो ये आपने कंपेयर करके बता दिया कि मेरी जान ये रेजिस्टेंस है, और इसमें भी अगर मैं अंदर घुसूं तो R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। मतलब एल बाई ए के अलावा जो भी है वो क्या है? वो रो है। यहां से आपने वैल्यू लिख दी रो की। अब अगर ये रो है तो रो का रिवर्स होता है सिग्मा, कंडक्टिविटी। तो यहां से फॉर्मूला आ गया सिग्मा का। मैं ये चाहूंगा कि इस पूरी जानकारी को आप अच्छे तरह से लिखें। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण चर्चा है, स्पेशली ये नीचे वाली। थोड़ा जल्दी लिखो, हो जाए तो मुझे बता देना चैट में। जल्दी 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 लिख लीजिए, अच्छी चीज है ये। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में म्यू क्या होता है? ये यहां तेरे को म्यू कहीं दिख रहा है क्या? अरे यहां मैंने कहीं म्यू लिखा है क्या? अभी म्यू जहां पे लिखा है वहां पे आऊंगा ना, समझाऊंगा ना, जो चल रहा है उस पर फोकस करो ना यार। ये तुम्हारा दिमाग मुझे पसंद नहीं आता है, ये कि जो चल रहा है उसके अलावा जो नहीं चल रहा है उस पर चर्चा क्यों करनी है तुम्हें, जब पता है कि यहां से थोड़ी सी देर बाद मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूं। तो क्यों बिना मतलब में कंफ्यूजन क्रिएट करना? यहाँ कहाँ म्यू दिख रहा है बता मुझे? मैंने यहाँ पे कहीं पे भी म्यू की बात करी है? मैंने कहीं पे भी मोबिलिटी की बात करी है क्या? नहीं ना? तो इतने की बात करो अच्छे से। इतनी बात क्लियर है सभी को? डन है? इंपॉर्टेंट इतनी बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। चैट में के लिख दो एक बार, देखूं जरा चैट। डन 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 डन। चलो अब देखो, अब आते हैं म्यू पे यानी मोबिलिटी पे। मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये फॉर्मूला आ गया मोबिलिटी का यानी म्यू का। अब वीडी का एक्सप्रेशन आपने लिखा है ई टाउ बाई एम। इसको अगर मैं ई से डिवाइड करता हूं तो ई कट जाएगा और ये रिजल्ट बचेगा सिंपली स्मॉल ई टाइम्स ऑफ टाउ डिवाइडेड बाई एम। बोल जरा हाँ या ना? ये रिजल्ट आया है म्यू का। अब सिग्मा का रिजल्ट उठा के लिख देगा तू कितना? एन टाइम्स ऑफ ई इंटू म्यू। कैसे? ये देख सिग्मा क्या है, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। कंपेयर कर इसको वी से,
एक्सप्रेशन तेरे सामने आएगा वो इतना लिख ले, ऊपर वाली पूरी एक्सप्रेशन लिख ले। मोबिलिटी का एक्सप्रेशन लिख ले। मोबिलिटी तुमने कैसे डिफाइन किया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें है ही नहीं, हाँ या ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मोबिलिटी के एक्चुअल फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड गायब है। ध्यान दिया तुमने इस बात पे? चलो बहुत बढ़िया। अब रेजिस्टेंस के टेम्परेचर के साथ वेरिएशन की बात करें तो यहां पे बच्चे उलझते हैं। आप जब बात कर रहे होगे नॉर्मल एक कंडक्टर की, तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स में भगदड़ बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम मतलब कितनी जल्दी टक्करें हो रही हैं वो घटता है। मतलब इन शॉर्ट उसमें उसमें रुकावट, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ गया। आई रिपीट, कंडक्टर में मैकेनिज्म क्या है? करंट किस वजह से है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं कंडक्टर में? रैंडम मोशन कर रहे हैं। आपने टेम्परेचर बढ़ाया जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स की भगदड़ बढ़ी, उनके कोलिजन्स बढ़े, और उनके अगर कोलिजन्स बढ़े तो उस कोलिजन के बढ़ने के कारण रिलैक्सेशन टाइम घटा। रिलैक्सेशन टाइम घटा जिस वजह से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ा। ये फॉर्मूले से भी देख सकते हो, लॉजिक से भी देख सकते हो। मैंने दोनों तरीके से समझाया। लॉजिक, भगदड़ बची, टक्करें बढ़ी जिस वजह से रुकावट बढ़ेगी, है ना? केओस बढ़ गया, उसमें ट्रैफिक बढ़ गया जिस वजह से एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं बढ़ पाएगा। और दूसरी चीज आप समझ सकते हो कहां से? दूसरी चीज आप समझ सकते हो एक्सप्रेशन से, फॉर्मूले से, कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया जिस वजह से रिलैक्सेशन टाइम घटा और जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, वो बढ़ गया। हाँ या ना? डन? ठीक है। तो रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसके लिए? कंडक्टर के लिए। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, किसके लिए? इंसुलेटर के लिए। इन दोनों के लिए हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, अल्फा नेगेटिव होता है इन दोनों के लिए। आई होप दैट द पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, इतनी बात ठीक है? इन द चैट बात क्लियर तो के लिख, थोड़ा तेज रफ्तार में, आलस मत कर, बताते चल, है? चुपचाप नहीं बैठना है बुद्धुओं की तरह। चलो बहुत बढ़िया। अब देख यार, ये तेरे सामने मैंने दो बैटरीज बना दी, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस हैं, तुझको निकालना है इनका नेट पोटेंशियल। अब नेट पोटेंशियल में कैसे निकालूं? आई को मैं लिख सकता हूं, वी को मैं लिख सकता हूं, नेट पोटेंशियल को मैं लिख सकता हूं, जो करंट ये दे रहा है I1, जो करंट ये दे रहा है I2, यानी I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, I को मैंने लिख दिया E बाई आर, E2 बाई आर, ये टोटल करंट बन गया, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये तेरे पास एक एक्सप्रेशन आया है इस पर्टिकुलर सिचुएशन का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के डिस्कशन की, करंट डिवीजन फॉर्मूला। करंट डिवीजन फॉर्मूला, इसको याद रखने का मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूं कि इसको याद रखने का सिंपल सा लॉजिक क्या है भाई? इसको याद रखने का सिंपल सा लॉजिक है कि जिस जगह रेजिस्टेंस ज्यादा उस जगह पे करंट कम। करंट तुमसे ज्यादा समझदार है। ये एक ओवर स्मार्ट बच्चा है, बोल रहा है पीडब्ल्यू जिंदाबाद और हंस रहा है, ही। अब इसमें हंसने की क्या बात है? जिंदाबाद है, अच्छी बात है, बाकी इसमें हंसने की क्या बात है? पीडब्ल्यू जिंदाबाद। पढ़ाई कर भाई, पढ़ाई कर, फालतूगिरी मत कर। सुन, तो मान लो कि तुम करंट हो, तुम कहां से गुजरना चाहोगे? एक प्लेन रास्ते से या कीचड़ वाले रास्ते से, मिट्टी वाले रास्ते से, रेत वाले रास्ते से, है? और करंट तुमसे ज्यादा समझदार है। करंट ऐसी फालतूगिरी नहीं करता है। करंट किसी के कमेंट में जाके ये नहीं बोलेगा कि पीडब्ल्यू जिंदाबाद, ही। वो आएगा चुपचाप पढ़ लेगा, जाके अपनी एग्जाम क्लियर करके, नीट में जाके, एम्स में जाके डॉक्टर बन के, एमबीबीएस करके, अपना पीएचडी करके, मास्टर्स करके सीधा पैसा वैसा कमाएगा। तो हम लोग यही करते रह जाएंगे। पीडब्ल्यू जाऊंगा तो बोलेंगे रैंक प्लस जिंदाबाद था सर, वहां से क्यों आ गए, वो बढ़िया था। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, मैंने इनको बहुत देख लिया 4-5 साल में। पीडब्ल्यू में था तो बोलते थे सर वो क्यों छोड़ के आ गए। मैं पीडब्ल्यू के पहले भी कहीं पे था किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जब मैं पीडब्ल्यू में पढ़ाता था, तो ये वहां पे आके बोलते थे अरे सर तुम तो वो छोड़ के आ गए, तुम तो बिक गए, अलग सर ने खरीद लिया तुमको, तुमको पीडब्ल्यू पैसा दे रहा है, तो तुम तो जो है ये छोड़ के ये आ गए। मैंने बोला भाई, फिर पीडब्ल्यू छोड़ के मैं दूसरी एकेडमी गया। मानता हूं कि बहुत घटिया एकेडमी थी, नहीं जाना चाहिए था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन तुम इनको समझो ना,
वो तो मेरा डिसीजन था ना, मैं चला गया, अच्छी बात है, गलत बात है, उस पे अलग डिबेट है, लेकिन वहाँ चला गया तो इनको बुरा लग गया। पीडब्ल्यू छोड़ दिया, सर आपने पीडब्ल्यू कैसे छोड़ दिया? बड़ा गलत किया। वहाँ से छोड़ के कहीं और गए, सर वो क्यों छोड़ दिया? यहाँ से पीडब्ल्यू जाऊँगा, सर पीडब्ल्यू क्यों आ गए? रैंक प्लस क्यों छोड़ दिया? आपने रैंक प्लस को धोखा दे दिया सर। आप फिर से बिक गए। आप बिक के फिर से बिक गए। 2 बार बिक गए और हमको कोई खरीद नहीं रहा है और आपकी इतनी डिमांड है कि सब खरीदे जा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई करे यार, देख इधर। तो देखो यहाँ पे, अब देखो ये तो रियलिटी है, ये रियलिटी है, मतलब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोई भी इंसान उस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, स्पेशली वो जो भी है, सिर्फ और सिर्फ पैसा उसका मोटिव होता है। अब मेरी लाइफ में एक टाइम पे मुझे लगा कि शायद पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पैसा जो है आ जाएगा लाइफ में तो मेरी लाइफ एकदम सेटल हो जाएगी, मेरे माँ बाप, मेरा घर बार सब आ जाएगा। यही देख के मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी देखा था। एक आई डोंट नो द नेम, लेकिन वो एक मैडम है, वो इन्फ्लुएंसर भी हैं। उन्होंने वीडियो बनाया कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी इसलिए मैंने अकेडमी ज्वाइन कर ली। मैंने मन में सोचा कि बेटा बस आखिरी के 3 महीने तेरे ही है। ये तेरे लास्ट 3 महीने होने वाले हैं। तो वो इतनी बढ़िया मैडम है, इतना बढ़िया पढ़ाती है, क्यों कर लिया यार? अब वो ठीक है, वो एक फ़ेज़ आता है, उस टाइम पे विनाश काले विपरीत बुद्धि इंसान को करके ही समझ में आता है, कि जब तक वो बेवकूफ़ी नहीं होती है जीवन में तब तक, कहते हैं ना कि एक लात पड़नी भी ज़रूरी होती है लाइफ में। तो चलो एनीवेज़, आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। हाँ, यूथ अकेडमी की बात कर रहा हूँ। चलो आओ। तो ये देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं। अब करंट तुमको मालूम है। हाँ, वही दीदी की बात कर रहा हूँ। तो दीदी तो यार बढ़िया, मतलब अच्छा पढ़ाती थी और उनके वो इन्फ्लुएंस वाले वीडियो, डांस वांस सब बहुत बढ़िया लगता था। मैंने देखा है उनको कई बार। पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा। ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट होता है लेकिन इतना भी नहीं। उनको अब समझ में आएगा, टॉक्सिसिटी धीरे-धीरे समझ में आएगी वहाँ पे कि किस तरीके से उनका काम, उनकी लाइफ अफ़ेक्ट हो रही है। के बाद फिर वो वापस एक तुमको 3 महीने बाद या 4 महीने बाद वीडियो देखने को मिलेगा। व्हाई आई लेफ्ट वाला, वो मतलब प्रचलन है, चलता रहेगा वो। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वही लाइफ का दस्तूर है तो है। मुझे भी सही सही समय पे समझ नहीं आई भाई, मैंने भी करी बेवकूफ़ी। अब लेट समझ में आई। बाद में मुझे देखो, कुछ लोग क्या होता है कि फिर उसी माइंडसेट के साथ जीते रहते हैं कि ठीक है, पैसा तो आ रहा है अकाउंट में, चलने दो, गलत चीज़ें सहते रहो। अब मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मेरे लिए जब पैसा आया, वाक़ई में बहुत पैसा दिया था उन्होंने। एक्चुअल में अच्छा खासा पैसा दिया था। अकेडमी ने, यूथ अकेडमी ने बढ़िया पैसा दिया था। बाकी भैया अपने से ना हो पाया। मैंने बोल दिया कि मैं कुछ भी कर लूँगा, आधे पैसे में, आधे से आधे में काम कर लूँगा, लेकिन ये नहीं कर पाऊँगा मैं। इतना तो ना हो पाएगा अपने से। पैसा इम्पोर्टेंट है लेकिन सब कुछ नहीं है मेरे लिए। किसी और के लिए हो सकता है, तो उसकी लाइफ़ वो देखे भाई। अब देखो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, आपको करंट निकालना है किसी एक में। लेट्स से आपको निकालना है I1, तो करंट ज़्यादा वहाँ पे होगा जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। करंट ज़्यादा वहाँ पे होगा जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। अब आप ये याद रखना कि करंट चाहना है आपसे ज़्यादा। आपको निकालना है 1 का करंट, तो उसमें दूसरे वाले का रेजिस्टेंस आएगा। दिस इज गोइंग टू बी R2 टाइम्स ऑफ, सुनो, दिस इज गोइंग टू बी I टाइम्स ऑफ R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। दिस इज गोइंग टू बी I टाइम्स ऑफ R2, टोटल करंट टाइम्स ऑफ दूसरे का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली जब आपको निकालना है I2, तो इसमें किसका रेजिस्टेंस आएगा? इसमें आएगा R1 का रेजिस्टेंस। I टाइम्स ऑफ R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक। और आखिरी चीज, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। यदि आपके पास 2 रेजिस्टेंसेस हैं, एक है R और दूसरा है स्मॉल r, अब इस सिचुएशन में यदि आपको निकालना है मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए आप याद रखना, मैक्सिमम पावर तब होगी जब छोटा r कैपिटल R के बराबर होगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। और वो मैक्सिमम पावर कितनी होगी? E² डिवाइडेड बाय 4R। आई वांट कि आप एक बार इसको देख लो या लिख लो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो एटलीस्ट।